मिडिल क्लास लोगों की एक बहुत बड़ी बीमारी होती है कि वो ऐसे सपने देखने लगते हैं कि शायद ही वो कभी अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा कर पाएं और ज़िंदगी की भाग दौड़ में वो उलझ कर रह जाते हैं। मगर ये कहानी एक ऐसे बूढ़े रिटायर आदमी की है जो अपने जीवन में एक ही काम करना चाहता था। वो है रॉकी के स्टेप्स, और वो भी रॉकी के स्टैचू के सामने। रॉकी एक बहुत ही पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म का नाम है। तो मूवी की शुरुआत में हम शिव शास्त्री को देखते हैं जो अपने घर में अकेला रहता है क्योंकि उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है और उसका एक बेटा भी है जो अब अमेरिका में रहता है। इसके बाद हम एक बॉक्सिंग क्लब को देखते हैं। उस क्लब का नाम है रॉकी बॉक्सिंग क्लब, और उस क्लब के कोच और एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया जाता है जहां जितेंद्र, जो कि उस क्लब का स्टूडेंट है, वो कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेने के लिए जा रहा है और ये इस क्लब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके बाद एंकर कोच से पूछती है कि इस क्लब का नाम रॉकी किस लिए पड़ा। कोच कहते हैं कि हमारे फाउंडर शिव शास्त्री वो रॉकी फिल्म के बहुत बड़े फैन हैं और उसी फिल्म के ऊपर इस क्लब का नाम रखा गया है। आज शिव शास्त्री जी अमेरिका जा रहे हैं और इसी के लिए यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सुनते ही एंकर कहती है कि इस कहानी को कवर करने के लिए मुझे रजत जी का अप्रूवल लेना होगा। कोच भी ये बताते हैं कि शिव शास्त्री जी रजत जी के बहुत बड़े फैन हैं और वो उनके सारे शोज देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिव शास्त्री उस क्लब में पहुंच जाते हैं जहां उनका फेयरवेल होने वाला है। वहां वो एंकर रजत शर्मा को फोन लगाती है और शिव शास्त्री रजत जी से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मगर आप मेरे साथ इंटरव्यू क्यों करना चाहते हो। रजत जी कहते हैं कि आपके क्लब की वजह से देश को बड़े बड़े बॉक्सर्स मिले हैं, तो इसके लिए पूरे देश को आपके बारे में जानना जरूरी है। शास्त्री जी कहते हैं कि आप मुझसे क्या सवाल पूछेंगे। रजत जी बताते हैं कि आप किस तरह लोगों को इंस्पायर करते हैं और किस तरह आप इस मुकाम पर पहुंचे हो। रजत जी ये भी पूछते हैं कि मैंने सुना है आप अमेरिका जा रहे हैं। शिव शास्त्री कहते हैं कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और आगे की जिंदगी अपने बेटे के साथ जो अमेरिका में रहता है उसके साथ बिताना चाहता हूँ। ये सुनते ही रजत जी कहते हैं कि आप रॉकी के देश में रहोगे और इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा। रजत जी बताते हैं कि वहां पहुंचते ही आप रॉकी के स्टेप्स की वीडियो बनाकर मुझे भेज दीजिए और जब आपका इंटरव्यू होगा तो ये वीडियो आपका ओपनिंग शॉट होगा जिसे देखकर ऑडियंस बहुत आपकी तारीफ करेंगे। ये सुनते ही शिव शास्त्री मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिव शास्त्री अमेरिका पहुंच जाते हैं। वहां वो अपने बेटे राहुल और उसकी बीवी और उसके बच्चे से मिलते हैं और फिर सभी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में शिव शास्त्री अपने बेटे राहुल से पूछता है क्या तुम्हारी टीवी में इंडिया टीवी चैनल आता है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू आने वाला है। ये बात सुनकर राहुल और उसकी वाइफ खुश हो जाती हैं। शिव शास्त्री उसको सारी बातें बताता है कि फिलाडेल्फिया जाकर वो रॉकी के स्टैचू के सामने उसके स्टेप्स की वीडियो बनाना चाहता है और ये वीडियो बन जाने के बाद रजत शर्मा मेरा इंटरव्यू लेंगे। और इसके बाद वो सभी अपने घर पहुंच जाते हैं जहां उनके घर में एक कुत्ता भी होता है। ये देखकर शिव शास्त्री डर जाता है और वहां वो दोनों अपने पोते से मिलता है जिसका नाम है जो और अद्वैत। शिव शास्त्री अपने कमरे में जाता है और उसके पीछे पीछे वो कुत्ता भी उसके कमरे में आ जाता है और उसे देखकर वो भागने लगता है। शिव शास्त्री अपने बेटे से कहता है कि इस कुत्ते को मेरे कमरे में आने मत देना। उस कुत्ते का नाम है कैस्पर। राहुल कैस्पर को बाहर जाने के लिए कहता है। फिर अगले दिन शिव शास्त्री नींद से उठता है तो हम देखते हैं कि राहुल और उसकी पत्नी दोनों काम के लिए रेडी हो रहे थे और उसके दोनों बेटे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और जाते जाते राहुल अपनी घर की चाबी अपने पिता को दे देता है और कहता है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मगर कैस्पर को घर के अंदर ही बंद करके रखना। इसके बाद शिव शास्त्री अपने घर के बाहर टहलने के लिए निकलते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि शिव शास्त्री को बहुत जोर से टॉयलेट आता है। वो जाकर एक पेड़ के नीचे टॉयलेट कर देते हैं। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और उसे टॉयलेट करते हुए देख लेते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है और वो पुलिस ऑफिसर उसके बेटे के बारे में पूछता है। वो पुलिस वाला उसके बेटे को कॉल करता है और उसके पिता को उसके घर तक छोड़ देता है और $75 का फाइन चार्ज करता है और ऑफिसर उसे वार्निंग देता है कि आगे से ऐसा मत करना। शिव शास्त्री अपने बेटे से कहता है कि कैसा अजीब जगह है, दूर दूर तक कोई बाथरूम भी नहीं है, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता और इसीलिए मैं झाड़ियों के पीछे चला गया बाथरूम करने के लिए। और फिर सभी अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही शिव शास्त्री अपने घर में टाइम स्पेंड कर रहा था और वो डॉग कैस्पर से कहता है कि यहाँ हम लोग रहते हैं लेकिन दीवार पर तुम्हारी फोटो लगी हुई है। फिर एक दिन शिव शास्त्री टीवी में देखते हुए जुम्बा डांस कर रहा था और वो कैस्पर से भी कहता है कि क्या तुमने एक बूढ़े आदमी को डांस करते हुए नहीं देखा क्या। वो कुत्ता उसे देखकर कहता है कि अब ये डांस करना बंद करो। फिर एक दिन हम देखते हैं कि इंडिया से शिव शास्त्री के सारे सामान आ जाते हैं। यहाँ राहुल देखता है कि उसके पिता और कैस्पर के बीच दोस्ती हो चुकी है। राहुल अपने पिता से कहता है कि आज के बाद से आप कैस्पर को वॉक पर ले जाइएगा, इसके बाद आप रास्ता नहीं भूलोगे और जाने से पहले प्लीज टॉयलेट कर लीजिएगा। इसके बाद रात में शिव शास्त्री अपने सारे पैकेजेस को खोलने लगता है और अब
अपना एक सामान लेकर अपने दोनों पोते के रूम में चला जाता है। वो बॉक्सिंग ग्लव्स पहनता है और दोनों से पूछता है, क्या तुम लोगों ने रॉकी मूवी देखी है? अर्जुन और अद्वैत कहते हैं नहीं। शिव शास्त्री कहते हैं कि तुम लोगों ने रॉकी मूवी नहीं देखी। शिव शास्त्री उन्हें बताने लगते हैं कि रॉकी एक एपिक मूवी है। हमारे जीवन में कुछ मूवीज ऐसी आती हैं जिसे देखकर जिंदगी में रहने का नजरिया बदल जाता है। फिर शिव शास्त्री अपने जीवन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जब राहुल 7 साल का था तो उसकी माँ गुजर गई थी और मैं उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देता था, और जब मेरी बीवी अस्पताल में भर्ती हुई तब मुझे समझ आया कि वो कितनी बीमार थी। जब वो गुजर गई मैं तो पूरी तरह से टूट गया था और उसके बाद मैं काम पर जाना भी बंद कर दिया, सिर्फ खाता रहता था और सोते रहता था। ऐसे ही एक दिन मुझे पहला हार्ट अटैक आया और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था मेरे कमरे में टीवी लगा हुआ था, उसमें रॉकी मूवी चल रहा था और इसी मूवी को देखने के बाद तो मेरी जिंदगी ही बदल गई, मेरा एटीट्यूड बदल गया। ये पूरी कहानी शास्त्री अपने पोते को सुनाता है कि अगर मैं रॉकी मूवी नहीं देखता तो मैं राहुल को अमेरिका नहीं भेजता, और अगर राहुल अमेरिका नहीं आता तो वो अपनी वाइफ से नहीं मिलता और तुम दोनों पैदा नहीं होते। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि शास्त्री और राहुल दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वहाँ शास्त्री पूछता है कि फिलाडेल्फिया यहाँ से कितना दूर है? राहुल कहता है यहाँ से करीब 12 से 15 घंटे की दूरी पर। शास्त्री कहता है कि मैंने इंडिया में फोन किया था और उन लोगों ने बताया कि इंटरव्यू रेडी है, बस अगर आप वीडियो भेज देंगे तो इंटरव्यू टेलीकास्ट कर देंगे। राहुल कहता है कौन सा वीडियो? शास्त्री बताता है फिलाडेल्फिया जाकर मैं रॉकी का स्टेप्स करूंगा और उसी का वीडियो बनाना है। जिस पर राहुल कहता है कि मैं और मेरी वाइफ यहाँ बहुत बिजी हैं, अर्जुन का भी बोर्ड एग्जाम आने वाला है। राहुल कहता है कि गर्मियों की छुट्टियों में हम अच्छे से प्लान कर लेंगे, फिलाडेल्फिया हम जाएंगे और तब आप ये वीडियो बना लेना। राहुल ये भी कहता है कि आपका वक्त नहीं गुजरता, इसलिए कल से आप अद्वैत को स्कूल छोड़ना और उसके होमवर्क में भी आप उसकी मदद करना। अगले दिन हम देखते हैं कि शिव शास्त्री अद्वैत को लेकर स्कूल छोड़ने जाते हैं और वहां जब स्कूल बस आती है वहां एक और औरत एक बच्ची को लेकर आती है और वो औरत भी इंडियन थी। शास्त्री उस औरत को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम उसी औरत को देखते हैं जिसका नाम एल्सा है। अब वो एक घर में केयर टेकर का काम करती है। फिर एक दिन राहुल अपने कुत्ते कैस्पर को बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रहा था। शिव शास्त्री जब घुमाने लेकर जाता है वहाँ एल्सा आती है और पूछती है स्कूल बस चला तो नहीं गया? शास्त्री एल्सा से पूछता है क्या आप इंडिया से हो? एल्सा कहती है मैं हैदराबाद से हूँ। ऐसे ही जान पहचान करने के बाद एल्सा वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन एल्सा अपने घर पे काम कर रही थी और रात को जब वो सोने जा रही थी तो वो अपनी पोती की फोटो देखकर रोने लगती है। अगले दिन अर्जुन को देखते हैं जिससे कुछ लड़के आकर झगड़ने लगते हैं और उसे पैसे वापस देने के लिए कहते हैं, मगर अर्जुन के पास देने के लिए पैसे थे ही नहीं। तभी वहाँ पर शिव शास्त्री आ जाते हैं। वो लड़का अर्जुन को वार्निंग देता है और कहता है कि अगली बार पैसे लेकर आने के लिए। फिर शास्त्री अर्जुन को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम फिर से एल्सा को देखते हैं जो घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसको अपना पासपोर्ट मिल जाता है जो कि उसके घर के मालिक ने उसे छुपा के रखा था और वो अपना पासपोर्ट रख लेती है। इधर शिव शास्त्री अर्जुन को समझाते हैं कि इस तरह के लड़कों से दूर रहने के लिए और वो उसे पैसे दे देता है और कहता है कि ये पैसे उसे दे देना और ये मामला यहीं पर खत्म करना। अगले दिन फिर से शिव शास्त्री एल्सा से मिलता है और उस दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। एल्सा कहती है कि आज मैं आपको अपने हाथों से बनाई हुई पकौड़े खिलाती हूँ। एल्सा शास्त्री को अपने घर लेकर जाती है और वहाँ वो अपने हाथों से बनाए हुए पकौड़े उसे खिलाती है। शास्त्री उसे अपने जीवन के बारे में पूछता है तो एल्सा कहती है कि मैं यहीं पर काम करती हूँ और मेरी एक बेटी है जो अपने हस्बैंड के साथ हैदराबाद में रहती है और उसकी भी एक बेटी है जिसका नाम इजाबेल है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मगर मेरी बेटी और उसके हस्बैंड मिलकर मुझे यहाँ भेज दिए हैं और मुझसे वो ये बोले थे कि 2 साल के बाद मैं आपको यहाँ से लेकर चली जाऊंगी, मगर आज तक वो लोग वापस ही नहीं आए। ऐसे ही करते करते एल्सा शास्त्री को रोज अलग अलग पकवान बनाकर खिलाती थी। एक दिन शास्त्री उसे पूछता है कि तुम मेरे लिए ये सब पकवान क्यों बनाकर लाती हो? यहाँ एल्सा सच बताती है कि मुझे इंडिया जाना है अपनी पोती के पास, मेरे पास पैसे भी हैं मगर यहाँ ये लोग मुझे इंडिया वापस भेजेंगे नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम एक ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट करके मुझे इंडिया वापस भेजो। शास्त्री उसकी बात मान जाता है और एक ट्रैवल एजेंट के पास जाता है। ट्रैवल एजेंट उन दोनों को जाने का रास्ता बताता है और कहता है कि यहाँ रात के 12 बजे से बस निकलेगी जो आपको फिलाडेल्फिया पहुंचा देगी और फिर वहां से एक और बस पकड़ के आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुंच जाओगे और फिर वहां से फ्लाइट पकड़ के आप इंडिया चले जा सकते हैं। शिव शास्त्री फिलाडेल्फिया का नाम सुनते ही उसके मन में कुछ चल रहा था। इसके बाद फिर से शिव शास्त्री और एल्सा को देखते हैं और दोनों आखिरी बार मिल रहे थे। एल्सा कहती है कि आपने मेरी बहुत मदद की है और वो ये भी कह देती है कि 8 साल से मैं यहीं रह रही हूँ, मैं कभी कहीं बाहर नहीं गई, इसलिए थोड़ी नर्वस फील कर रही हूँ। ये कहकर एल्सा वहां से चली जाती है। रात के समय शिव शास्त्री फिलाडेल्फिया का रोड मैप देख रहा था और वो अपने कुत्ते कैस्पर से
कहता है कि मुझे पता है कि वो बस फिलाडेल्फिया होकर जाएगी, मगर उसका कुत्ता उसे कहता है कि तुम भी एल्सा के साथ उस बस में चले जाओ। शिव शास्त्री मना कर देता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इधर रात के समय हम देखते हैं कि एल्सा अपने बस स्टॉप पर पहुंच जाती है बस पकड़ने के लिए, और वहां का कंडक्टर उसे पूछता है कि आप कहां जाने वाले हो। तभी वहां शिव शास्त्री भी आ जाता है और कहता है कि हमारी 2 टिकट काटने के लिए, और वहां उसके साथ उसका कुत्ता कैस्पर भी आ जाता है। और शिव शास्त्री अपने कुत्ते से कहता है घर वापस जाओ, मगर उसका कुत्ता मानता ही नहीं और शिव शास्त्री अपने कुत्ते को लेकर बस में चढ़ जाता है। एल्सा पूछती है कि क्या तुम्हारे फैमिली को तुम्हारी फिक्र नहीं होगी, मगर शास्त्री कहता है कि ये ट्रिप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि मेरे लिए भी है। शिव शास्त्री कहते हैं कि मैं तुम्हें न्यूयॉर्क छोड़कर वापस फिलाडेल्फिया आ जाऊंगा और वहां रॉकी के स्टैचू के सामने मैं रॉकी का स्टेप्स करूंगा। एल्सा पूछती है ये रॉकी कौन है। शास्त्री चौंक जाता है और कहता है तुम रॉकी बल्बोआ का नाम नहीं सुनी हो, वो ऐतिहासिक मूवी है। और उसके बाद शिव शास्त्री एल्सा को रॉकी मूवी की पूरी कहानी सुनाता है। 2 घंटे के बाद बस एक स्टॉप पर रुकती है और तभी शिव शास्त्री टॉयलेट करने के लिए चला जाता है और एल्सा बस से उतरकर खड़ी हुई होती है। तभी वहां एक चोर आकर एल्सा का हैंड बैग लेकर भाग जाता है। एल्सा बहुत जोर से रोने लगती है और शिव शास्त्री से कहती है कि उसमें मेरा पासपोर्ट और पैसे थे और मुझे किसी तरह मेरा बैग वापस चाहिए। शिव शास्त्री पुलिस को बुलाता है और पुलिस उस इलाके की छानबीन करते हैं और कहते हैं कि इस जगह चोर उचक्के घूमते रहते हैं और आपका बैग मिलना बहुत ही मुश्किल है। शिव शास्त्री एल्सा से कहते हैं कि बैग मिलना बहुत ही मुश्किल है, मगर डुप्लीकेट पासपोर्ट हम बना सकते हैं, मगर कहाँ बनाना है ये हमें पता करना होगा। इधर हम एल्सा के घर में देखते हैं जहाँ वो काम करती थी। वहाँ उन लोगों को पता चल जाता है कि एल्सा घर से भाग चुकी है। इधर हम सुबह देखते हैं कि राहुल को भी अपने पिता की लिखी हुई चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा हुआ था कि मेरी चिंता मत करना, मैं फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क की एक छोटी सी ट्रिप पर जा रहा हूँ और 4-5 दिनों में वापस आ जाऊंगा। इधर शिव शास्त्री और एल्सा को देखते हैं जो पैदल ही आगे चल रहे थे और एक बार शॉप में आते हैं। वहाँ बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही थी और वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ कोई आसपास इंडियन फैमिली रहती है। उनमें से एक लड़की कहती है कि सिनामन सिंह नाम का एक लड़का यहाँ पास में ही रहता है जिसका गैस स्टेशन भी है। फिर वो दोनों सिनामन को ढूंढते हुए आगे चलने लगते हैं और उसके बाद फिर से शास्त्री को बहुत जोर से टॉयलेट आने लगता है और वो फिर से झाड़ियों के पीछे जाकर टॉयलेट करने लगता है, जहाँ बहुत सारे स्ट्रीट राइडर्स बैठे हुए थे जो उसे देख लेते हैं और सामने ही सिनामन का गैस स्टेशन भी था और वो उसे बाथरूम करते हुए देख लेता है और वहां जाकर शास्त्री से कहता है कि आप यहाँ टॉयलेट क्यों कर रहे हैं, यहाँ ये करना अलाउड नहीं है, और उसे लेकर अपने दुकान में चला जाता है। वहां जाते ही शिव शास्त्री और एल्सा अपने साथ हुई सारी घटनाओं को बताने लगते हैं। पूरी बात सुनने के बाद शिव शास्त्री कहते हैं कि एल्सा के लिए डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाना है, हमें आपकी मदद चाहिए। सिनामन कहता है कि डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाने में कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे। शिव शास्त्री और एल्सा सोचने लगते हैं कि 2 हफ्तों तक वो लोग यहाँ करेंगे क्या। एल्सा सिनामन से कहती है कि हमें यहाँ पर काम में रख लेने के लिए और 2 हफ्तों में पासपोर्ट मिल जाने के बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर सिनामन उन दोनों को अपने दुकान में काम करने के लिए रख लेता है। इसके बाद शिव शास्त्री अपने बेटे को फोन करके बताता है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मेरी चिंता मत करना और मैं 2 हफ्तों में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। इसके बाद सिनामन दोनों को रहने के लिए एक जगह देता है और अगले दिन से दोनों काम के लिए चले जाते हैं। वहाँ दोनों को सिनामन गैस स्टेशन कैसे चलाते हैं वो सिखाता है और दुकान में कैसे सामान बेचते हैं वो भी उसे दिखाता है। और उसके बाद वहाँ सिया आती है सिनामन से मिलने के लिए, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, और उसका बेस्ट फ्रेंड बिंटू भी उसके साथ रहता है। फिर शाम के समय शिव शास्त्री अपने पैरों को खुद से दबा रहा था क्योंकि सारा दिन काम करके उसके पैरों में दर्द होना शुरू हो गया था। एल्सा ये देखकर कहती है मुझे माफ कर देने के लिए क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, मगर शास्त्री कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए सब कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिलाडेल्फिया जाकर रॉकी के सीढ़ियों पर चढ़कर रॉकी के स्टेप्स करना चाहता हूँ। वो ये भी कहता है कि मिडिल क्लास आदमियों की जिंदगी गुजर जाती है सपने देखते देखते, मगर ऐसा मैं अपने साथ नहीं होने दूंगा और मेरा मन जो करेगा मैं वही करूंगा। अगले दिन राहुल को एक और चिट्ठी मिलती है जिसमें उसके पापा लिखते हैं कि मैंने इस चिट्ठी के साथ एक तस्वीर भेजी है जहाँ मैं काम करता हूँ और मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और रोज मैं तुम्हें एक चिट्ठी भेजूंगा और अगर किसी दिन चिट्ठी तुम्हें ना मिले तो तुम मुझे लेने के लिए आ जाना। ये पढ़कर राहुल थोड़ा टेंशन में आ जाता है। शिव शास्त्री दुकान में सामान बेच रहा था मगर वहाँ एक स्ट्रीट राइडर आता है जो शास्त्री को कहता है कि क्या तुम यहाँ लीगली काम कर रहे हो। ये बोलकर वो दुकान का सामान आधे दाम में लेकर वहाँ से चला जाता है। सिनामन कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को ठीक से जीने भी नहीं देते। शास्त्री कहता है कि ये अमेरिका है और यहाँ हर एक के पास बंदूक रहती है। तभी सिनामन भी अपने पास एक बंदूक निकालता है और शास्त्री उसे देख कर डर जाता है।
अगले सीन में हम शिव शास्त्री, एल्सा और बाकी लोगों को देखते हैं जो बहुत मजे कर रहे थे, नाचने गाने लगते हैं, मस्ती मजाक कर रहे थे। फिर एक दिन सिनेमन शास्त्री को बंदूक चलाना सिखाता है। फिर एक दिन हम सुबह को देखते हैं कि संजीव जो राहुल से मिलने जाता है, संजीव वही है जिसके घर में एल्सा केयर टेकिंग का काम करती थी। और राहुल से वो पूछता है कि एल्सा हमारे घर में काम करती थी और एल्सा और तुम्हारे पिता दोनों आपस में बहुत बातें करते थे और कुछ दिनों पहले ही एल्सा हमारे घर से भाग गई। और वो राहुल के पिता से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर राहुल कहता है कि मेरे पिता भी कुछ दिनों पहले ही इंडिया वापस चले गए हैं। ये बोलकर राहुल अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। उसी रात संजीव के घर में एक आदमी आकर कहता है कि एल्सा घर से भाग चुकी है और तुम लोगों ने उसका पासपोर्ट जब्त करके रखा है और उसे अपने काम के लिए मिनिमम सैलरी भी नहीं देते। ये एक क्राइम है। संजीव की बीवी कहती है कि क्या हम उसके ऊपर कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते। वो आदमी कहता है कि अगर पुलिस को पता चलेगा कि यहाँ कोई चोरी नहीं हुई है तो पुलिस हमें ही पकड़ लेगी। फिर संजीव की बीवी उस आदमी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एल्सा उनकी बेटी को थप्पड़ लगा रही थी और उस समय उसकी बेटी बहुत छोटी थी। ये देखकर वो आदमी कहता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और इस वीडियो को हम पुलिस को दे सकते हैं और एल्सा को पुलिस पकड़ लेगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिव शास्त्री और एल्सा अपने दुकान में काम कर रहे थे और वहाँ पर राहुल अपने पिता से मिलने के लिए जाता है। शिव शास्त्री अपने बेटे को समझाता है मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और जब से मैं अमेरिका आया हूँ यहाँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और अपनी बीवी और अपने बच्चों से कह देना कि आज तक मैं तुम लोगों के लिए जी रहा था मगर कुछ दिनों के लिए मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। ये कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शिव शास्त्री और एल्सा दोनों सब्जी खरीदकर घर वापस आ रहे थे मगर सामने ही वही स्ट्रीट राइडर्स उनके सामने पहुंच जाते हैं और उन दोनों को धमकी देते हैं कि आज के बाद यहाँ बिना पासपोर्ट और वीजा के दिखाई मत देना, नहीं तो तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहाँ से तुम दोनों वापस नहीं आ पाओगे। तभी दूर से एक और स्ट्रीट राइडर उन दोनों को देख रहा था। इसके बाद हम संजीव को देखते हैं जिसके घर चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के ऑफिसर मिलने के लिए आते हैं और उसे बताया जाता है कि किस तरह उसकी बेटी को एल्सा ने अब्यूज किया और उसे वो वीडियो भी दिखाते हैं और कहते हैं कि ये 5-6 साल पुराना वीडियो है। ऑफिसर कहता है कि हम नेशनल अलर्ट जारी कर देते हैं और जल्द से जल्द एल्सा को पकड़ लेंगे। इधर अगले दिन हम देखते हैं कि शास्त्री और एल्सा दोनों तैयार हो रहे थे। सिनेमन उन दोनों से कहता है कि आज मेरी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज हम सिया के घर वालों से मिलने जा रहे हैं और आप दोनों को मेरे माता पिता बनकर जाना होगा क्योंकि सिया की माँ देसी आदमियों के ऊपर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसकी माँ भी एक इंडियन से शादी की है और वो उसे छोड़कर भाग गया था, इसलिए उसकी माँ मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती और अगर आप दोनों मेरे साथ जाएंगे तो शायद बात बन जाएगी। फिर सभी सिया के घर चले जाते हैं जहाँ सिया की माँ और सिया के सौतेले पिता उन लोगों से मिलते हैं। एल्सा सिया की तारीफ करती है और कहती है कि सिया बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं। फिर वो लोग जब खाना खाकर बाहर निकलते हैं, सिनेमन सिया को लेकर मूवी देखने जाने वाला था जिसके लिए शिव शास्त्री कहता है कि तुम सिया को लेकर मूवी देखने चले जाओ और मैं अकेले ही दुकान संभाल लूंगा। इधर रात के समय शिव शास्त्री अकेले ही दुकान संभाल रहा था। तभी वहाँ एक स्ट्रीट राइडर आता है जो उस दिन शिव शास्त्री और एल्सा को देख रहा था। दुकान से सामान खरीदने के बाद वो राइडर जब वापस जा रहा था तो वहाँ और भी स्ट्रीट राइडर्स आ जाते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। ये सब शिव शास्त्री अंदर से देख लेता है और सिनेमन के पास रखी हुई बंदूक को ले लेता है और वो सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उस राइडर को वो बचा लेता है। अगले दिन ये बात एल्सा और सिनेमन को पता चल जाती है। एल्सा शास्त्री के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर उसकी दुकान में कॉफी खरीदने के लिए आता है। तभी उसके गाड़ी में एल्सा को गिरफ्तार करने के लिए मैसेज आता है और वो पुलिस ऑफिसर देखता है कि एल्सा उसी दुकान में काम कर रही थी और वो उसे पकड़कर जेल ले जाता है। सब कुछ पता लगाने के बाद सिनेमन शिव शास्त्री को बताता है कि ये एक अब्यूज इन माइनर चाइल्ड का केस है जिसमें बेल भी नहीं मिल पाएगी। शिव शास्त्री एल्सा से मिलने के लिए जेल के अंदर जाता है जहां वो इस वीडियो के बारे में पूछता है। एल्सा कहती है कि एक दिन माया मेरी पोती के फोटो में मूंछ बना दी थी और मुझे बहुत गुस्सा आया और इसीलिए मैंने उसे एक थप्पड़ लगा दिया और ये 4-5 साल पुराना वीडियो है। इसके बाद पुलिस वापस उसे अंदर लेकर चली जाती है। इधर कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है कि जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता एल्सा को जेल में ही रहना होगा। शिव शास्त्री सिनेमन से कहता है कि क्या हम लॉयर हायर नहीं कर सकते। सिनेमन कहता है कि यहाँ के लॉयर्स बहुत ही कॉस्टली हैं। सिनेमन ये भी कहता है कि एल्सा का डुप्लीकेट पासपोर्ट बन चुका है। इधर फिर से शिव शास्त्री एल्सा से मिलने के लिए जाता है। एल्सा कह देती है कि मैं अपनी पोती को बर्थडे विश करना चाहती थी मगर लगता है ऐसा हो नहीं पाएगा। शास्त्री को एल्सा अपनी पोती का नंबर देती है और उसे फोन करके बर्थडे विश करने के लिए कहती है। शिव शास्त्री एल्सा की पोती को फोन करता है मगर उसे एल्सा
एल्सा की बहू फोन उठाकर कहती है कि एल्सा को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, मगर शास्त्री जी कहते हैं कि उसे फैमिली की जरूरत है। लेकिन वो लोग एक बात नहीं सुनते और शास्त्री का फोन कट कर देते हैं। इसके बाद रात में शिव शास्त्री अपने कुत्ते कैस्पर से कहता है कि अगर माया ने कोर्ट में बयान दे दिया कि एल्सा ने ही उसे अब्यूज किया था तो एल्सा को 6 साल की जेल हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर जिस दिन कोर्ट की सुनवाई थी, माया अपने परिवार के साथ कोर्ट जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि शिव शास्त्री बहुत सारे स्ट्रीट राइडर्स के साथ उनका पीछा कर रहे थे और उनकी गाड़ी को रोक देते हैं और शिव शास्त्री अकेले में माया को समझाते हैं कि एल्सा 8 साल से अपनी परिवार से दूर रही है और तुम्हारी एक स्टेटमेंट की वजह से उसे जेल हो सकती है और अगर तुम चाहो तो तुम उसे बचा सकती हो। माया शिव शास्त्री की बात मान जाती है और कोर्ट जाने से मना कर देती है। माया की फैमिली कोर्ट के बाहर ही इस मामले को सेटल कर लेते हैं और बदले में एल्सा को $100,000 भी मिलते हैं और इसी तरह एल्सा जेल से छूट जाती है। मूवी की आखिरी सीन में हम देखते हैं कि शिव शास्त्री और एल्सा दोनों न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार होते हैं। सभी गले मिलते हैं और वहां से चले जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एल्सा शिव शास्त्री को धन्यवाद देती है और रोने लगती है और कहती है कि आपने मेरा बहुत साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। और फिर वहां से वो इंडिया की फ्लाइट पकड़ के चली जाती है। शिव शास्त्री वापस फिलाडेल्फिया आता है और वो इतने जोश में था कि वो रॉकी के सीढ़ियों में दौड़ते हुए चढ़ता है और रॉकी के स्टेप्स करने लगता है और अपना वीडियो बनाकर रजत जी को भेज देता है, जो उसका इंटरव्यू टीवी में टेलीकास्ट कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।